दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा होगा कि यूपीएससी आपसे एक से दो पर्सनालिटीज़ के बारे में हर साल क्वेश्चन पूछ लेती है। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आपके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपके ये क्वेश्चन या तो गलत हो जाते हैं या आप इन क्वेश्चंस को छोड़ ही आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन कुछ हद तक इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। इस वीडियो को बनाते हुए मैंने लगभग 1-1.5 साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आपकी न्यूज़ में रही है उन सभी को कवर किया है। अब क्यों मैंने करंट अफेयर से ही इन पर्सनालिटीज़ को लिया है? क्योंकि यूपीएससी जनरली जो भी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं और इस वजह से इस वीडियो में मैंने अपना बेस करंट अफेयर रखा है। अब जब आप पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको एक दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू की थी, किस तरह के रिफॉर्म मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, या आपके किसी सत्याग्रह या किसी ऐसी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, आपको वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया में इन्होंने काम किया है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में, बंगाल में या केरला में। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए अगर इन्होंने कोई बुक लिखी हो या कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया हो, तो इन्हीं के बारे में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जिससे आपको आने वाले समय में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने में आसानी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे इसके लिए अलग से नोट्स बनाने होंगे? तो आप रनिंग नोट्स तो बना ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज की पहली पर्सनैलिटी है मनंथु पद्मनाभन। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने केरला में वर्क किया है। केरला उस समय में त्रवणकोर के नाम से जाना जाता था, तो उस एरिया में इन्होंने काम किया है और इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया है। अब आप सभी जानते होंगे कि 19वीं सदी और 20वीं सदी की स्टार्टिंग में जो दलित सेक्शन था उन्हें मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था, तो इन्होंने मंदिरों के दरवाजे खोलने की कोशिश की थी दलित सेक्शन के लिए, और इसी वजह से कई बार इन्हें केरला का मदन मोहन मालवीय कहा जाता था और ये टाइटल इन्हें सरदार के.एम. पानिकर ने दिया था। इन्होंने वाइकम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था जो 1924 का है। यहाँ पर इन्होंने एक शिव टेम्पल में दलितों की एंट्री को इंश्योर किया था। साथ ही साथ गुरुवयूर सत्याग्रह के बारे में भी आप जानते होंगे, जहाँ पर टेम्पल एंट्री मूवमेंट देखने को मिली थी। ये 1931 से 32 के बीच में काफ़ी फेमस रही है। अब आपको 1914 में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट संगठन बनाया था, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। इसका नाम था नायर सर्विस सोसाइटी। इसके अलावा इसे कई बार नायर भारतीय जनसंघ भी कहा जाता है, जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता था नायर कम्युनिटी के लिए। इन्होंने 1950 में अपने जो कास्ट है उसको रिमूव कर दिया था, सरनेम को रिमूव कर दिया था, जिसके बाद से इन्होंने अपना नाम पद्मनाभन कर लिया था। ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि इन्हें लगता था कि जो कास्ट है वो मेन कारण है जिसकी वजह से सोसाइटी में पक्षपात देखने को मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि 1967 में इन्होंने पहली रीजनल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था केरला कांग्रेस। तो इनके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वीर सावरकर, जिन्हें कई बार वीडी सावरकर भी बोला जाता है, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। अब इन्होंने यूथ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी ताकि ये रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज़ हैं उन्हें प्रोपोगेट कर सके। इसके लिए इन्होंने दो संगठन बनाए थे 1904 के आसपास। एक था आपका अभिनव भारत और दूसरा था मित्र मेला। इन दोनों के ही थ्रू इन्होंने अपने आइडियाज़ को यूथ में प्रोपोगेट करने की कोशिश की थी। ऑल्दो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रिंसिपल के खिलाफ थे, इनका जो मानना था वो रैशनैलिटी की तरफ था, इसीलिए इन्होंने काउ वर्शिप को भी कहीं ना कहीं एक सुपरस्टिशन के दर्जे में रखा था। ये हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे और इसके ये प्रेसिडेंट रहे 1937 से 43 के बीच में। इसी समय आपके 1939 की घटना होती है जब कांग्रेस रिज़ाइन कर देती है आपकी सभी मिनिस्ट्री से। तो उस समय इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 एरियाज़ की गवर्नमेंट को संभाला था। पहली है आपकी सिंध, दूसरी बंगाल और तीसरी है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। इसके अलावा इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की थी, तिलक स्वराज पार्टी, और साथ ही साथ इन्होंने फ्री इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी,
जहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट का लैंडमार्क है उसको सेलिब्रेट करते थे, ताकि यूथ को पता लगे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल किस डायरेक्शन में जा रही है। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम है हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, जहाँ पर इन्होंने पहली बार टू नेशन थ्योरी को बताया था। इसके अलावा इनके आर्म रेबिलियन में पार्टिसिपेट करने की वजह से इन्हें काला पानी तक की सज़ा हुई है। और आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अगेंस्ट आर्म रिवोल्ट के लिए कोशिश की थी। तो इनके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है श्री नारायण गुरु। अभी रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इनकी एक पोयम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वर्चुअली लॉन्च की है, जिसका नाम है नॉट मैनी बट वन। अब इनका एक मशहूर कोट है, दैट इज़ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। अब इसके तहत इन्होंने ये कहा कि सभी जो ह्यूमंस हैं वो एक जैसे हैं और इनमें कोई भेदभाव नहीं है। भगवान ने किसी में पक्षपात नहीं किया, तो हम इंसानों को भी लोगों में पक्षपात नहीं करना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने अद्वैत वेदांत को फॉलो किया, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता है। अब जब हम अद्वैत वेदांत की बात करते तो इसके लिए इन्होंने एक आश्रम भी बनाया था जिसका नाम था अद्वैत आश्रम। साथ के साथ 1903 में इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और 1883 में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, अरवीपुरम मूवमेंट जो है इन्होंने शुरू की थी, जहाँ पे दलितों द्वारा भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इससे पहले ये माना जाता था कि ब्राह्मण्स ही सिर्फ मूर्तियों को स्थापित कर सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने एक शिव मूर्ति की स्थापना की थी, जिसके थ्रू इन्होंने ये मैसेज दिया था कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ये काम नहीं है। अब जब हम बात करते हैं अद्वैत आश्रम की, तो यहाँ पर ये इंस्पायर्ड थे आदि शंकराचार्य से। इनका जन्म 22 अगस्त 1856 में हुआ था और ये सोशल इक्वालिटी और स्पिरिचुअल फ्रीडम के ऊपर बिलीव रखते थे। हालांकि ये कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट करते थे, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इन्होंने लोगों के स्पिरिचुअल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सा काम किया है केरला वाले एरिया में। तो इनके बारे में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ वाईकॉम सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि त्रावणकोर में हुआ था। इससे ही रिलेटेड आपको मैंने फर्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में भी बताया था, जिनका नाम था मनंतु पद्मनाभन। उन्होंने भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो इन दोनों को आप याद रख सकते हैं और इस वजह से वाईकॉम सत्याग्रह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार आप इसके बारे में पढ़ लेना। इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है, उसका नाम है आत्मनोपदेश सतकम, जो 1897 में इन्होंने लिखी थी। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था और ये उत्तराखंड अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक प्रेम सभा करके ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी काशीपुर में, जिनका काम ये था कि जो भी स्कूल आपके नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के कारण बंद हो रहे हों, उनको पैसा दिया जाए ताकि वो स्कूल प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। इसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में भी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। इनके जो आइडल थे वो थे मदन मोहन मालवीय और साथ के साथ गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने आज़ादी के दौरान कॉटेज इंडस्ट्री को उत्थान के लिए बहुत सा कार्य किया है। साथ के साथ एक सिस्टम हुआ करता था, एक लॉ हुआ करता था, कुली बेगार सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता था कि मान लीजिए एक कुली है, इनको अंग्रेजों का सामान बिना किसी पेमेंट के उठाना पड़ता था, तो इसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन्होंने स्वराज पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान तो ये अरेस्ट भी हुए हैं। तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। और ये भारत के द्वितीय होम मिनिस्टर रहे हैं। जब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद ये भारत के होम मिनिस्टर बने थे। और इन्हीं के दौरान जो लिंग्विस्टिक ओरिएंटेशन है आपकी स्टेट्स की वो हुई थी। अगर आपको याद हो तो 1956 में आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लॉ आया था, तो उसके तहत जो आंध्र प्रदेश वगैरह अलग अलग स्टेट्स बनी थी, तो ये इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है लाला लाजपत राय। अब इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। पहला, ये इन्फ्लुएंस थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी।
इसके अलावा इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की संस्थापन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1894 में। साथ के साथ 1897 में इन्होंने हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट में काम किया था, जहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे ऑर्फन्स का, उसको रोकने की इन्होंने कोशिश की थी। इन्होंने एजुकेशन के स्फेयर में भी बहुत सा काम किया। कई नेशनल कॉलेजेस के फाउंडेशन में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, जिन्हें हम डीएवी स्कूल्स भी कहते हैं, उनकी फाउंडेशन के लिए भी इन्होंने काम किया है। ये 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। 1908 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। उसके बारे में आपने याद रखना है। 1915 में इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्य समाज। 1916 में इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इंप्रेशन। इसके बाद भी इन्होंने 17 में और 28 में एक और किताब लिखी थी, बट उनके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, 1917 में जब ये यूएसए में थे, इन्होंने यूएसए में होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। साथ के साथ ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के साथ भी जुड़े हुए थे। साथ के साथ 1905 का जो आपका बंगाल पार्टीशन के टाइम का जो एजिटेशन वगैरह आप देखते हैं, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। और 1921 में इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीजों में पार्टिसिपेट किया था। पहला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, इसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी थी। अब 1917 में इनकी किताब आती है इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ ब्रिटेन्स फिस्कल पॉलिसी। ये इनकी इंपॉर्टेंट किताब है जिसके बारे में आपको याद रखना है। 1928 में इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। अब यहां आपको दो तीन बातें याद रखनी है। पहली, एक न्यूज़पेपर था आर्य समाज गजट, इसके साथ ही जुड़े हुए थे, इसके एडिटर थे। प्लस 1929-30 में जब आपका साइमन कमीशन आता है तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अब बात करते हैं बाबू जगजीवन की। ये बिहार से बिलोंग करते थे और इन्होंने भी डिप्रेस क्लास की उत्थान के लिए बहुत सा काम किया। ये मदन मोहन मालवीय से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्हीं के कहने पर इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन भी की थी। इन्होंने एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग स्टार्ट की थी जो टोटली फोकस थी अनटचेबल्स के इक्वल राइट्स पे। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी इनके द्वारा, और ये जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट के अंतरिम गवर्नमेंट के सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे जिन्होंने लेबर मिनिस्ट्री को हैंडल किया था। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी की, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सा कार्य किए हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 17 जो है आपके, इनके ऊपर इनका बहुत सा फोकस रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये भी है कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी, उस समय ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। 1977 से लेके 1979 तक ये भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, जब जनता दल का अलायंस था, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के उस समय जनता दल को ज्वाइन कर लिया था 1977 के आसपास। इन्हीं की आइडियोलॉजी को आगे प्रोपोगेट करने के लिए बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन को बनाया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आती है। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ज्योतिबा फुले। इन्हें ज्योतिराव फुले भी कहा जाता है। अब इनका जन्म 17 में हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी विठल राव कृष्ण जी वांडेकर द्वारा, क्योंकि इन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए तो काम किया ही किया, साथ के साथ इन्होंने विडो के लिए भी बहुत सा काम किया है, और गर्ल्स चाइल्ड की पढ़ाई के लिए इनकी वाइफ ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, जिनका नाम था सावित्री बाई फुले। अब आपको पता होगा, शायद आपने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में पढ़ा हो, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एक थॉमस पेन की किताब थी जिसका नाम था द राइट ऑफ मैन। ये एक समय के लिए 1883 के दौरान कमिश्नर भी रहे पुणे म्यूनसिपालिटीज के। और अगर इनके कार्य की बात की जाए तो आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। जैसे 1863 में इन्होंने प्रेग्नेंट ब्राह्मण वुमेन्स के लिए, विडो के लिए एक सेफ और सिक्योर प्लेस बनाने का काम किया। इन्होंने बहुत से लड़कियों के लिए स्कूल खोले। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए इन्होंने ऑर्फनेज भी खोला था। 1968 की एक इम्पॉर्टेंट घटना है जिससे इनके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है। देखिए, इन्होंने एक कॉमन बाथिंग टैंक बनाया था अपने घर के बाहर, और इनके साथ कोई भी आके खाना खा सकता था, चाहे उसकी कोई भी जाति हो
या कहीं से भी किसी भी जगह से वो बिलोंग करता हो। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका लिटरली मीनिंग है सोसाइटी ऑफ स्पीकर्स ऑफ ट्रुथ, जहां पे इन्होंने डिप्रेस क्लास के उत्थान के लिए काम किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने दलित वर्ड को यूज़ किया था। साथ के साथ आपको इनके इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में भी पता होना चाहिए। पहला है इनका तृतीय रत्न, दूसरा गुलामगिरी, तीसरा कल्टीवेटर्स विपकॉट और आखिरी है सत्यशोधक सर्व पूजा विधि। तो इनके बारे में यही चीज़ें जाननी आपको ज़रूरी थी। देखिए, किसी भी आप लीडर के बारे में पढ़ते हैं तो 2-3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी सत्यशोधक समाज, इसके बारे में पता होना चाहिए, बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट इनके जीवन की घटना हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। आइए अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, जिनका जन्म 9 मई 1866 में हुआ था। इन्हें कहा जाता है कि ये गांधी जी के मेंटोर थे। इन्होंने ही गांधी जी को भारत के लिए तैयार किया था। ये पर्सनली गांधी जी को मिलके आए थे साउथ अफ्रीका में भी, और इन्हीं की वजह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हमें देखने को मिले थे जो 1909 के आसपास आए थे। अब आप सभी को पता होगा कि 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, तो उस समय 2 आपके धड़ बन गए थे कांग्रेस के अंदर, एक मॉडरेट और एक आपके एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट जो हैं उनके धड़े के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने फॉर्मली कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1889 में, और ये मॉडरेट फैक्शन के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर बने आगे चलकर। 1899 में ये बॉम्बे लेजिस्लेशन के लिए इलेक्ट हुए। इसके बाद 1901 में इन्होंने इंपीरियल काउंसिल जो गवर्नर जनरल की थी उसमें पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने किसके बारे में किताब लिखी है। कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे, जिसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी थी 1905 में, जिन्होंने एजुकेशन को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए काम किया। साथ के साथ देश में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी की स्थापना की और बहुत से स्कूल बनाए और नाइट स्कूल्स बनाए फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। और सार्वजनिक सभा करके एक जॉनर था जिसके साथ ही जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक आखिरी इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि ये हितवाद करके एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर, ये उसके साथ भी जुड़े हुए थे 1911 के दौरान। आइए अब बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। आप सभी ने काकोरी केस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से जुड़े हुए हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने रंग दे बसंती गाना आपका लिखा है। ये मातृवेदु करके एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे। इनके ऊपर डीप इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है आर्य समाज का। ये बहुत अच्छी उम्दा पोइट्री लिखते थे उर्दू में और हिंदी में भी। जैसे जब ये पोइट्री लिखा करते थे तो उस समय ये बिस्मिल, राम, अज्ञात इस तरह के नाम का इस्तेमाल करते थे। आगे चलकर इन्होंने HRA की स्थापना की थी, जिसमें और भी बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स देखने को मिले, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भी बहुत से रेवोल्यूशनरीज इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे। अगर बात की जाए राम प्रसाद बिस्मिल की, तो ये 2 कॉन्स्पिरेसी के लिए जाने जाते हैं। एक है मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी और दूसरी आपकी काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा हो गई थी। जो ये मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी है ये 1918 की है और काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 की है, जिसमें इनका साथ दिया था अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह जैसे महान नेताओं ने। कहा जाता है कि इनके ऊपर एक डीप इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एक आर्य समाज के प्रमुख नेता थे जिनका नाम था भाई परमानंद। इनको फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने एक पोयम लिखी थी मेरा जन्म, और इसी के बाद ये रेवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म में चले गए थे। इनके 2 इंपॉर्टेंट पैम्फलेट हैं, पहला देशवासियों के नाम और दूसरा मणिपुर की प्रतिज्ञा। ये दोनों ही काफ़ी फेमस रहे हैं और इनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इनके बारे में तो शायद आप सभी जानते होंगे, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम इन्हीं के नाम पे चलाई जा रही है। अब इनके बारे में 1-2 चीज़ें ही हैं आपको जो याद रखनी है। पहला, इनके और कांग्रेस के बीच में वैचारिक मतभेद थे, खासकर नेहरू वाली गवर्नमेंट के, क्योंकि इन्हें नहीं लगता था कि जो जम्मू कश्मीर का नेहरू जी सोल्यूशन कर रहे हैं वो पर्याप्त है। साथ के साथ इन्होंने फाउंडेशन रखी थी भारतीय जनसंघ की, जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है।
इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी पार्टिसिपेट किया है और ये जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में इंडस्ट्री एंड सप्लाई के मिनिस्टर रहे हुए हैं। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब ये भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट में से एक है। आनंद मठ जो इनका नॉवल था वो काफ़ी फेमस रहा है। आपने सन्यासी रिबिलियन के बारे में सुना होगा, तो उस चीज़ को डिपिक्ट करता है यहाँ पर ये नॉवल। अब आपको ये याद रखना है कि इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की थी जो मंथली थी, जिसका नाम था बंगा दर्शन, जो 1872 में पब्लिश की गई थी। वैसे तो ये संस्कृत में काफ़ी अच्छे, मतलब संस्कृत के काफ़ी अच्छे जानकार थे, बट इन्होंने बंगाली को भी मास लैंग्वेज बनाने के लिए काफ़ी काम किया है। जो आप सॉन्ग सुनते हैं फ्रिक्वेंटली, वंदे मातरम, ये इन्हीं के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, जिन्होंने लाखों लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ने का काम किया है। ये भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपके नॉवलिस्ट में से एक थे। इनके कई नॉवल हैं, जैसे देवी चौधराइन, बिस वृक्ष, चंद्रशेखर, कपाल कुंडल। और एक बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, अनुशीलन समिति के बारे में आपने शायद सुना हो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, तो उसको इन्फ्लुएंस करने के अंदर इनका बहुत मेजर रोल है। अब बात की जाए अगर सन्यासी मूवमेंट की, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु थे उनकी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, और जिसकी वजह से रिबिलियन स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा एक कारण इसका ये भी था कि उस समय बंगाल में बहुत बड़ी फमाइन आई थी, जिसके कारण कोहराम मचा हुआ था। ये दो मेजर कारण थे इस रिबिलियन के। आइए अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये वैसे तो अपनी शिकागो कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी फेमस है, जहाँ पर इन्होंने संबोधित किया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन को। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग। नेताजी सुभाष चंद्र के अकॉर्डिंगली ये मेकर है मॉडर्न इंडिया के। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र दत्त था, बट एक राजा थे महाराजा अजीत सिंह, जो कि खेतरी स्टेट के राजा थे। इन्होंने इनको कहा था कि ये अपना नाम विवेकानंद रखें, मतलब ये टाइटल इन्होंने दिया था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जहाँ पर इनका फोकस था एजुकेशन के ऊपर। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जिनके नाम पे इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी, जहाँ पर इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा था। ये नियो वेदांता को फॉलो करते थे, जहाँ पर हिंदुइज्म को हम ब्लेंड करते थे वेस्टर्न थॉट्स के साथ। तो एक तरह से ईस्ट और वेस्ट का बहुत बेहतरीन ब्लेंड थे ये। आइए अब जानते हैं सिटीजन टीपू के बारे में, यानी टीपू सुल्तान के बारे में। इनके पिताजी का नाम था हैदर अली, जो कि मैसूर के उस समय के नवाब थे। अब आपको एक दो चीज़ें याद रखनी इनके बारे में। एक श्रृंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी था, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। जैकोबिन क्लब, उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। साथ के साथ मॉनेटरी पॉलिसीज़ में भी कुछ चेंज लाने की कोशिश की थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। इन्होंने एक कमीशन इस्टेब्लिश किया था, स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन, ताकि ये फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सके। साथ के साथ इन्होंने वेस्टलैंड जो होता है, जहाँ पर खेती आप नहीं करते हैं, उस एरिया में अगर कोई फार्मिंग करता है तो उसे टैक्स रिबेट दिया जाता है। इनके समय पे ऐसा कुछ कारगर उपाय किया गया था। साथ के साथ इन्होंने कई ओल्ड डैम्स को रिपेयर किया था इस एरिया में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटर स्टेज में कब आए। देखिए, वैसे तो हैदर अली इस एरिया को रूल करते थे, बट हुआ क्या, अंग्रेज़ों के साथ एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी। पहली एंग्लो मैसूर वॉर में तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया ही था, दूसरी के दौरान इनके फादर की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद ये सेंटर स्टेज में आते हैं और यहाँ से शुरू होता है अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच की लड़ाई का समय। अब आपको याद रखना है कि तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर जब हुई थी, तो उस समय इनसे काफ़ी एरिया जो मैसूर का था वो छीन लिया गया था। और चौथी एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे अपनी कैपिटल सिटी को बचाने के लिए इन्होंने प्राण की आहुति दे दी। इन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइन पे तैयार किया था। अब एक कहावत तो ये भी है, टीपू सुल्तान ने अपने हाथों से एक शेर को मार दिया था, तो इस वजह से उनका नाम पड़ गया था टाइगर ऑफ मैसूर। आइए अब अगली पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। उनका नाम है कंदाबनी गांगुली। अब ये पहली आपकी भारत की डॉक्टर थी और साथ के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली वक्ता भी थी। इन्होंने वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सा काम किया था। इस वजह से एनी बेसेंट का मानना यह था कि ये सिंबल है भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन्स के उत्थान का। ऐसा इन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, जिसका नाम था हाउ इंडिया रॉट
फॉर फ्रीडम। बंगाल पार्टीशन के समय कदाम्बनी गांगुली जी ने एक वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज किया था 1906 में। और कदाम्बनी गांगुली के बारे में आपने एक चीज़ जो याद रखनी है, 1908 में इन्होंने त्रिंसुवेल में एक सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। आइए अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, जो कि मध्य प्रदेश एरिया से बिलोंग करते थे। अपने बचपन में ही ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए थे 15 साल की उम्र में, जहां पर इन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उस समय इनसे पूछा जाता है इनका नाम क्या है, तो ये मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि इनका नाम आज़ाद है, इनके फादर का नाम स्वतंत्रता है, और जो इनका बर्थ प्लेस है या रहने की जगह है वो है जेल। अब क्योंकि एनसीएम आपकी एक फेल्ड मूवमेंट थी, तो इसके बाद इनमें आक्रोश बढ़ता है और 1922 में ये नॉन कॉपरेशन से हटकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ जाते हैं। इस एसोसिएशन से जुड़े हुए इनके दो मुख्य कार्य थे। पहला काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जहां पर इन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन को लूटने, खजाने को लूटने की कोशिश की थी ट्रेन में। दूसरा है सांडर्स हत्याकांड। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बार अटेम्प्ट किया था वॉइसरॉय की ट्रेन को उड़ाने का भी, जो कि 1926 की घटना है। आइए अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप जिस पेपर की अभी तैयारी कर रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया था। यानी वो एक समय पे आईसीएस हुआ करते थे और अपनी नौकरी को छोड़कर ये देश सेवा के कार्य में लग गए। कहा जाता है कि इनके पॉलिटिकल गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास जी, और इन्होंने और नेहरू जी ने मिलकर सोशलिस्ट विंग की स्थापना की थी आपकी कांग्रेस में। मतलब ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे सोशलिस्ट ग्रुप को कांग्रेस के विदिन। इन्होंने एक टाइम पे मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी उसे भी नकार दिया था, जिसमें भारत के डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की गई थी। और इसके बाद गांधी जी ने नेहरू जी को समझाया था कि हमें कुछ समय देना चाहिए अंग्रेजों को, और यहाँ से आपके लाहौर सेशन के समय आता है जहाँ पर पूर्ण आज़ादी की घोषणा की जाती है। तो आप इन सभी को चीज़ों को याद रखना। 1938 में सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे हरिपुर सेशन के लिए कांग्रेस के चीफ। इसके तुरंत ही बाद 39 में भी इन्हें कांग्रेस को लीड करने का मौका मिला था, जब इन्होंने गांधी जी के एक कैंडिडेट पट्टा भाई सीतारमैया को हरा दिया था। अब इस हार के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को छोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ से स्टार्ट होता आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। अब यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक में जो नेता थे वो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते थे कांग्रेस के विदिन। कांग्रेस के अलग होने के बाद काफ़ी समय तक नेताजी को हाउस अरेस्ट करके रखा जाता है, और इसके बाद वो चोरी छुपे जर्मनी पहुंचते हैं अफगानिस्तान के रास्ते से। और यहाँ पर उनकी मंशा ये थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वो जर्मनी की मदद से भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे। अब यहाँ जर्मनी से मदद ना मिलने के कारण वो वापस सिंगापुर जाते हैं जर्मनी की एक सबमरीन के थ्रू, जहां पर ये आज़ाद हिंद फौज को लीड करते हैं। ओरिजिनल में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, वो स्थापना की थी मोहन सिंह जी ने। और इसी दौरान भारत की पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। आपको ये बताना है कि कौन से एरिया में इस गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। इसी दौरान रेडियो पे संबोधित करते हुए गांधी जी को इन्होंने बापू कहा था। हालांकि गांधी जी के साथ इनके वैचारिक मतभेद थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, और गांधी जी इन्हें कहते थे कि ये प्रिंस हैं अमंग दी पेट्रोइट्स। तो इसके बारे में आपने याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, जिन्होंने भारत के झंडे को डिजाइन किया है। इनका नाम है पिंगली वेंकैया। इन्होंने एक बुकलेट बनाई थी जिसका नाम है आ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें इन्होंने भारत के झंडे के 24 डिजाइन बनाए थे। ये गांधी जी से सेकेंड बॉर वॉर के टाइम पे भी मिले थे, और उस समय ये पोस्टेड थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी में। इनके बारे में इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब बात करते हैं अबेंद्र टैगोर के बारे में। अबेंद्रनाथ टैगोर नेफ्यू हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर के। अब इन्होंने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई थी, और ये बहुत प्रख्यात पेंटर थे अपने समय के। इन्होंने कई बार ब्लेंड किया है, जैसे आपके चाइनीज और जापानीज कैलीग्राफी को भी अपने पेंटिंग स्टाइल में। इनकी कई इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, जैसे द पासिंग ऑफ शाहजहां, माय मदर, फेरी लैंड इलस्ट्रेशन, जर्नीज एंड। अब जो मैं बात कर रहा हूं आपको भारत माता की जो पेंटिंग की, वो इन्होंने बंगाल पार्टीशन के दौरान बनाई थी। उस समय में इन्होंने दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनाई थी। पहली इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और दूसरी आपकी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अभी हाल फिलहाल में
विक्टोरिया मेमोरियल में इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी को मनाया गया, तो जिस वजह से ये न्यूज़ में रहे। आपने इनकी भारत माता प्रतिमा को देखना है एक बार, ऑल्दो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पर भारत माता के हाथ में एक में किताब है, दूसरे में अनाज है, इस साइड वाले में अनाज है, सॉरी, इस साइड वाले में एक में माला है, और यहाँ पे एक कपड़ा है। तो ये इंडिया को दर्शाता है कि भारत में उस समय रोटी, कपड़े और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस वजह से यहाँ पर इसी चीज़ को डिपिक्ट किया गया है इन चारों हाथों में। तो इस इमेज को एक बारी देख लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है खुदीराम बोस, जो कि काफ़ी नोन है आप सभी के बीच में। अब आप सभी ने सुना होगा कि इन्होंने एक मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश की थी, बट इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो जाती है और वो जज जो हैं वो बच के निकल जाते हैं। इन जज का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। अब इनके साथ यहाँ पर इनके एक मित्र थे प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने इनकी मदद की थी इस असैसिनेशन में, और इन्हें फांसी दे दी जाती है मात्र 18 साल की उम्र में। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इन्होंने अरबिंदो घोष का एक लेक्चर सुना था, पब्लिक लेक्चर, जिससे इंस्पायर्ड होकर अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया था। 15 साल की उम्र में ही ये पेम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उस समय इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और विद टाइम, मतलब जब ये 18 साल के हुए थे उससे पहले, इन्होंने बम बनाना सीख लिया था। इसी बम के थ्रू इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश की थी डगलस किंग्सफोर्ड को। तो इनके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस कॉन्स्पिरेसी केस का क्या नाम है। आइए अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, उधम सिंह। अब आप सभी को पता होगा गदर पार्टी के बारे में। तो ये गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे और ये यूएसए में रहते थे। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके बाद इन्हें लगता है कि भैया हमें कुछ करना चाहिए, और ये जनरल डायर की जगह ओ डायर को समझते हैं मेन कल्प्रिट, क्योंकि उस समय 1919 में ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, और उनके कहे बिना जनरल डायर इस तरह का कोई भी कदम नहीं ले सकते थे। तो 1940 में इन्होंने ओ डायर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी 1940 में। तो इनके बारे में इतना ही जानना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। अब इनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, बट फिर भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। देखिए, इन्होंने एक्चुअल में ज्वाइन की थी HRA, जिसका बाद में फिरोजा कोटला की एक मीटिंग के दौरान नाम बदल के कर दिया गया था HSRA। इसकी फुल फॉर्म थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये किया गया था 1928 में, क्योंकि इनका बेंड था टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब कि सोशलिस्ट ग्रुप की तरफ इनका बेंड था, जिसकी वजह से इनके नाम में, ऑर्गेनाइजेशन के नाम में भी ये छलकना चाहिए। इन्होंने नौजवान भारत सभा का भी गठन किया था, जहां पर ये कौमी एकता और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते थे। इनकी स्टडी नेशनल कॉलेज लाहौर से हुई थी, जो कि लाला लाजपत राय और भाई परमानंद द्वारा चलाया जाता था। अब आप सभी जानते हैं कि HRA की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी आफ्टर काकोरी केस, क्योंकि बहुत से प्रोमिनेंट लीडर इस दौरान अरेस्ट कर लिए जाते। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो ही यहाँ से बच के निकल पाए थे। उन्होंने ही इन्हें ट्रेन किया था। वैसे तो कहा जाता है कि भगत सिंह के जो पॉलिटिकल गुरु थे, जिनसे ये इंस्पायर्ड थे, वो थे करतार सिंह सराभा, और ये अपने जीवन काल में एथिस्ट थे, मतलब इन्होंने धर्म के प्रति कोई रुझान नहीं दिखाया। इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसका नाम था वाई आई एम एथिस्ट, और ये 2 फेमस केसेस के लिए जाने जाते हैं। एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए जेम्स सॉन्डर्स को मार दिया था। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में स्काउट की हत्या करनी थी, बट मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी के कारण सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा दूसरा इनका मुख्य काम था दिल्ली में असेंबली में बम फोड़ना। ये बम जानबूझकर लो इंटेंसिटी के रखे गए थे ताकि किसी को हानि ना पहुंचे, और यहाँ पर इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी। देखिए, एक आपका पब्लिक सेफ्टी बिल था और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिल्स के थ्रू गवर्नमेंट इंडिया को और ज़्यादा ऑप्रेस करना चाहती थी, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने मिलकर यहाँ पर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और पैम्फलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे इस असेंबली बॉम्ब धमाके में, जिसके बाद इन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट अवार्ड दिया गया था, और बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इनके साथ सुखदेव और राजगुरु को भी ये सज़ा दी गई थी, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है शहीद आजम। आइए अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं सामाजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में। इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी,
जहां पर ये प्रमोट करते थे सेल्फ रूल को। साथ के साथ इन्होंने फाउंडेशन की थी इंडियन हाउस की लंदन में, जो कि स्टूडेंट्स जो आसपास के रहते थे उनमें नेशनलिज्म प्रमोट करते थे। कहा जाता है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी और हर्बर्ट स्पेंसर से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट करके एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जो कि मंथली था, और इसके थ्रू ये अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे। आइए अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की। देखिए, कहा जाता है कि 1857 की जब रिवोल्ट हुई थी उस टाइम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में थे ये। उसके बाद इन्होंने एक पैम्फलेट बनाया, छापा, जिसमें इन्होंने टाइटल दिया द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसमें इन्होंने बताया कि क्यों इंडिया में रिवोल्ट हुआ था 1857 का। यहाँ पर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुस्लिम्स में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और इसके लिए इन्होंने मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इनका मानना था कि धर्म में इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, इर्रेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। हमें कुरान को मॉडर्न साइंस की लाइट में देखना चाहिए, और इसी वजह से ये पर्दा प्रथा, पॉलीगामी और इजी डिवोर्स के खिलाफ थे। इसके अलावा इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी सोशल रिफॉर्म के लिए, जिसका नाम था तज़ेबुल उल्लक। अब यहाँ पर ही लोगों का कॉन्शियसनेस इंक्रीज करना चाहते थे अबाउट सोशल इश्यूज, जो ये आपको बता रहा हूँ, पर्दा प्रथा, पॉलीगैमी और ये सभी चीज़ें, इन सभी के खिलाफ लोगों को जगाने की कोशिश करते थे। अब क्योंकि ये चाहते थे कि मुस्लिम्स में भी एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, तो इस वजह से ये नहीं चाहते थे कि मासेस जो है मुस्लिम मासेस वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, और इसी वजह से जाने अनजाने में ये आगे चलकर कम्युनलिज्म को प्रमोट करेंगे और सेपरेटिज्म को प्रमोट करेंगे। देखिए, होता क्या है कि इनका मानना था कि मुस्लिम्स क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। अब क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, इस वजह से उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। अब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि ये कम्युनल स्पीच देने लग जाते हैं। ऑल्दो स्टार्टिंग में ये सेकुलर थे, लेकिन बाद में इन्होंने कम्युनल टोन अचीव कर ली। आपको मैं बता दूं कि इनिशियली जो आपका ये कॉलेज था, इसमें हिंदू भी पढ़ाते थे और मुस्लिम्स भी पढ़ाते थे। साथ के साथ ये हिंदू मुस्लिम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ओपन भी था, बट लेटेस्ट स्टेज में क्या हुआ वो तो आप सभी जानते हैं। आइए अब बात करते हैं आज की लास्ट पर्सनैलिटी की, आचार्य कृपलानी के बारे में। आप सभी ने कृपलानी जी के बारे में सुना ही होगा। ये अंतरिम गवर्नमेंट के भी पार्ट थे और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी पार्ट थे। ये फाउंडर थे आपके किसान मजदूर प्रजा पार्टी के। इन्होंने कई मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह। इनके मरणोपरांत इनकी एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था माई टाइम। देखिए, इनके बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इनके और नेहरू जी के बीच में वैचारिक मतभेद थे, जिसके कारण ये पार्टी छोड़कर अलग हो जाते हैं, और इसके बाद ये किसान मजदूर प्रजा पार्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। साथ के साथ भारत में पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन यही लेके आए थे, जो कि 1963 में इन्होंने लोकसभा में मूव किया था, और ये इमीडिएटली था आपकी इंडिया चाइना वॉर के बाद। इनकी जो पत्नी थी सुचेता कृपलानी, वो कांग्रेस की एक प्रोमिनेंट लीडर थी, और आगे चलकर ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनती हैं। इनके इंदिरा गांधी जी के साथ भी वैचारिक मतभेद थे, जिसके कारण इमरजेंसी के दौरान इन्हें 1975 में अरेस्ट भी किया जाता है। तो इनके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा हो, क्योंकि इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में आमूमन आप न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ पाते हैं पूरी तरह से, और साथ के साथ इनके बारे में लिमिटेड ही नॉलेज गिवन होती है आपके स्टैटिक बुक्स में भी। इस वजह से मेरी कोशिश यहाँ पे ये है कि आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ इन सभी के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।